एक पेज में जो हमने उस दिन पढ़ा उसको आज हम सिर्फ एक पेज में अपन देखेंगे कि पूरा का पूरा क्यों संविधान की प्रकृति, ठीक है, कभी कभी संघात्मक हो जाती है, मतलब फेडरल स्ट्रक्चर में आ जाती है, और संविधान की प्रकृति कभी कभी क्यों एकात्मक यूनिटरी में आ जाती है। और मेरे ख्याल से आज के बाद ये याद हो जाएगा, ऐसा लग रहा है मेरे को। देखो, दो चीज़ बस समझना, ये जो अपन जब संविधान की विशेषता पढ़ रहे थे तो अपन 10वें या 9वें नंबर पे रखे थे कि संघात्मक लक्षण संविधान का, लेकिन एकात्मक की ओर झुकाव। तो ये क्या है? संविधान की प्रकृति है। क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा 3 घंटा उस दिन, आज 1 घंटा लगभग ऐसा खींच रहा हूँ जानबूझ के, ठीक है। संघात्मक मतलब फेडरल स्ट्रक्चर, एकात्मक मतलब यूनिटरी स्ट्रक्चर। फेडरल मतलब देखो, अगर मतलब वास्तविक रूप में समझो तो ऐसा समझो, ठीक है, केंद्र भी होगा, राज्य भी होगा, मतलब होंगे जरूर, लेकिन शक्ति दोनों के पास बटे रहेगी, तब ये फेडरल स्ट्रक्चर में है। राज्य के पास भी, ठीक है। ये एक चीज़ों से समझना है अपने को, ठीक। अगर इसी चीज़ को अपन व्यवहारिक रूप में जाएं, है ना, तो मैंने बोला था एक परिवार का एग्जाम्पल ले लो। एक परिवार में पापा, है ना, और उसके ABCD 4 बच्चे, ठीक। ये एग्जाम्पल से समझेंगे अपन है जिसको। और एक एग्जाम्पल, जैसे बांध है, ठीक है, तो बांध में जैसे ये बांध है, ठीक है, ये जैसे ये गंगरेल बांध है, ठीक है, ऐसा 14 गेट है इसका। तो ये यहाँ पर पूरा का पूरा ये पानी क्या है, फैला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से 10 मेगावाट की, ये याद भी कर लेना, छत्तीसगढ़ में काम आएगा, 10 मेगावाट की विद्युत जनरेट होता है, जल विद्युत, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो अपन इस पानी को यहाँ से अगर गिराते हैं तो कहीं ना कहीं अपने को एक टरबाइन में गिराना पड़ेगा, ठीक है, और वो टरबाइन जब घूमेगा तब जाके हमको विद्युत मिल पाएगा, ठीक है। तो ये एक्चुअल है आपका। इस आधार पे अगर चीज़ें नहीं समझ में आएंगी तो इस आधार पे समझेंगे, जहाँ पर इस आधार पे चीज़ें नहीं समझ में आएंगी तो इस आधार पे समझेंगे। अब समझने का कोशिश करते हैं। देखो, आप लोगों का 9वें या 10वें नंबर पे मैंने इसको रखा हूँ, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ संविधान है, ठीक है। संविधान का मतलब विशेषता, और संविधान की विशेषता में संविधान की प्रकृति क्या है। मैंने उस दिन भी बताया था कि एक व्यक्ति है, ठीक है, ये गुस्सैल नेचर का है कि एक पोलाइट नेचर का है, कि कभी गुस्सा नहीं करता है। तो इसकी 2 प्रकृति होगी, ठीक है, एक गुस्सा करने वाला, एक नहीं करने वाला, ठीक है। तो वैसे ही एक जब आदमी का हम नेचर देखते हैं, ठीक है, इसी सेंस में हम संविधान की प्रकृति देखते हैं कि उसकी जो प्रकृति है, उसका जो नेचर है वो संघात्मक है कि एकात्मक है, फेडरल है कि यूनिटरी है, ठीक है। अब देखते हैं एक एक। आज जो क्लास में लिखा हो, अगर इसको आप एज इट इज़ याद कर लेते हो तो आपका MCQ तो बन जाएगा, है ना। रही बात मेंस में, तो मेंस में ऐसे क्वेश्चन अभी आए नहीं हैं, आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो जो MCQ आपको जो मैं दिया हूँ PDF में, उसमें यही पूछता है कि लिखित संविधान अगर दे दिया तो उसको बोलेगा कि ये एकात्मक लक्षण है कि संघात्मक लक्षण है, बस। तो इससे, और क्यों है ये तो पिछली क्लास में अपन पढ़ ही लिए हैं, ठीक है। अब देखो, संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता मतलब एक संविधान है हमारे यहाँ, ठीक है, और ये जो संविधान है ये केंद्र के लिए भी है और राज्य के लिए भी है। राज्य मतलब कौन सा वाला राज्य? छत्तीसगढ़ राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य, तेलंगाना राज्य, ये। तो केंद्र और राज्य बिल्कुल समझिएगा बस, है ना।
केंद्र और राज्यों के लिए है, तो एक संविधान है तो केंद्र के लिए भी है, राज्य के लिए भी है। तो ये हमारा किस में जाएगा? संविधान की सर्वोच्चता, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये किस में जाएगा? एकात्मक लक्षण, संघात्मक लक्षण में। अगर इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसमें भी समझ सकते हो कि एक परिवार के लिए जो नियम बने हुए हैं, एक परिवार के लिए जो नियम बने हुए हैं वो उस केंद्र के लिए भी, उस पापा के लिए भी और उनके 4 बच्चों के लिए भी लागू होता है। तो नियम बने हुए हैं वो किधर फॉलो हो रहा है? केंद्र की ओर नहीं फॉलो हो रहा है, दोनों फॉलो हो रहा है किसी एक तरफ में। तो ये क्या जाएगा? फेडरल स्ट्रक्चर में। ठीक, उसके बाद लिखित संविधान, सेम यही चीज है। अगर संविधान को अपन लिख देंगे लिखित, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान, ठीक है। अब देखो, संविधान जब केंद्र के लिए है, राज्य के लिए है, जम्मू कश्मीर के लिए था, 370 धारा हट गया है, तो अब तो वो भी नहीं है, अपवादिक वो भी नहीं। अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो केंद्र के लिए भी है, राज्य के लिए। राज्य का अपना कोई संविधान नहीं है, ठीक है। तो ये किस में जाएगा? हमारा संघात्मक लक्षण में, ठीक। केंद्र और राज्य दोनों के लिए है लिखित संविधान, तो ये जाएगा संघात्मक लक्षण में। अगर फिर से इसमें समझे जाएंगे तो फिर से जो लिखित रहेगा, जो नियम रहेगा, वो इनके लिए भी लागू है और इनके लिए भी लागू है। तो वो जो चीज़ है वो जाएगा संघात्मक में। जब पावर इसके पास आ जाएगी ना, तब वो अपन जाएंगे एकात्मक में। तो अपन इसको पहले समझ लेते हैं, फिर उसको समझ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये क्यों था मैंने पिछली क्लास में बहुत डिटेल बताया हूँ, ठीक है। आज तो एक रिवीजन चल रहा है और एक ही पूरा बोर्ड में अपन पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे कि क्यों। कठोर संविधान, ठीक है। देखो, कठोर संविधान, अब यहाँ पर आप ऐसा कर लो, लिखित को कठोर कर दो। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड क्यों होता है? मारने पीटने से नहीं। मैंने कहा था कॉन्स्टिट्यूशन जो रिजिड होता है वो सिर्फ और सिर्फ इसका रिजिडिटी महसूस होता है। संविधान, बोलो, रिजिडिटी क्यों महसूस होता है? संविधान को रिजिडिटी मतलब क्यों बोलेंगे कि कठोर संविधान है? बताया हूं, संविधान संशोधन के आधार पर। अगर हमारा संविधान लचीला है, फ्लेक्सिबल है और कठोर, ये तो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स में भी बताया हूँ, ठीक है। अगर हमारा संविधान जो है वो लचीला है, ठीक है, और कठोर है, तो इसका निर्धारण किस आधार पर होता है? इसके संविधान के संशोधन की प्रकृति के आधार पर होता है कि ये संविधान का संशोधन किस तरीके से होता है। तो ये तीसरा नंबर का पॉइंट देख रहे हैं अपन, कठोर संविधान। तो संविधान कठोर क्यों होगा? संविधान का संशोधन 3 प्रकार से होता है, मैंने बताया था आपको। एक बहुमत के आधार पर, एक 2/3 और एक 2/3 प्लस 50% राज्य की अनुमति। जीएसटी बिल सबसे अच्छा एग्जाम्पल, ठीक है। मैं जो जब बोल रहा था तो चीज़ याद नहीं आ रही थी, उसके बाद बताया तो याद आ गया, वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो कठोर होगा, देखो ये तो अपन पढ़ ही नहीं रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं कठोर, तो अपन इसको देखेंगे। तो कठोर है तो क्या आ जाएगा? केंद्र भी आ जाएगा और राज्य भी आ जाएगा। मतलब जो नियम यहाँ बना हुआ है, इस परिवार के लिए जो नियम बना हुआ है वो कठोर है, तो कठोर इसके लिए भी है और इसके लिए। मतलब वो नियम अगर चेंज करना है तो इन लोगों की भी अनुमति चाहिए। अगर बाहर घूमने जाना चाहते हैं इन लोग, तो ये अकेले अपने से फैसला नहीं ले सकता, ये इन लोगों की अनुमति रहेगी। मन करेगा तब तो बाहर जाएंगे। तो जब ये दोनों फैसला किसी चीज़ पर लेंगे तो वो हमारा संघात्मक लक्षण, आपको समझ में आ रहा है, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर में जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोहरी शासन व्यवस्था, फिर से इसी में ही आ जाओ। संविधान हमको बोलता है कि केंद्र में हमारा सरकार होगा और राज्यों में अपनी अपनी सरकारें होंगी, तो डुअल गवर्नेंस सिस्टम, ठीक है। तो केंद्र में एक राज्य है, एक अभी शासन व्यवस्था है जैसे अभी वर्तमान में है, और वैसे ही राज्यों में अपनी अपनी शासन व्यवस्था है। मतलब दोहरी शासन व्यवस्था,
एक शासन व्यवस्था नहीं, केंद्र के हिसाब से ही अपन नहीं चल रहे हैं, अपन केंद्र के हिसाब से भी चल रहे हैं और राज्य के हिसाब से भी चल रहे हैं। तो ये जब केंद्र और राज्य आ जाएगा तो ये हमारा फेडरल स्ट्रक्चर। अगर इस हिसाब से आप समझेंगे तो इसके आधार पर भी यह परिवार चलेगा। और इन लोग जो मांग करेंगे कि अगर टीवी लेना है तो ये बोलेंगे हाँ टीवी लेना है, इन लोग बोलेंगे एलजी का टीवी लेना है, सैमसंग का लेना है। तो दोनों की जो सहमति रहेगी, तो जो आपस में चल रहा है, मतलब ये समझो ये अपना, इसको एलजी का टीवी पसंद है, ठीक है, तो ठीक है ना, एलजी का टीवी ले ले, अपने रूम में लगा ले, क्या परेशानी है, तेरे रूम का गवर्नेंस तेरे हाथ में है, ठीक है। इसके पास पैसा है, इसकी पॉकेट मनी में पैसा है, इसको सैमसंग का टीवी पसंद है, ठीक है, एलईडी के बजाय और जो होम थिएटर, तो ये अपने रूम में लगा ले, ठीक है, तो ये अपने रूम में लगा ले तो क्या चलेगा, इसका भी गवर्नमेंट चल, तो देखो इसका भी शासन चल रहा है और इसका भी शासन चल रहा है, अपने अपने पैसे के आधार पे चल रहा है, अपने अपने नियम के आधार पे चल रहा है। अगर यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है तो अपन इसको आसानी से समझेंगे। तो डुअल शासन व्यवस्था, दोहरी शासन व्यवस्था में इसका भी नियम लागू होगा हमारे ऊपर और इसका भी नियम जो कानून बनेगा वो भी हमारे, जब दोनों का होगा तो फेडरल स्ट्रक्चर में जाएगा। उसके बाद द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था, इसको बोलते हैं बाइकैमरल लेजिस्लेशन असेंबली का जो स्ट्रक्चर आता है उसमें आता है लोकसभा। ये इस आधार पे नहीं समझ में आएगा, ये इस आधार पे नहीं समझ में आएगा, इसको समझिएगा, मैंने पहले भी बताया है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंट करता है पीपल का, जनता का, ठीक है, और ये राज्यसभा प्रतिनिधित्व करता है राज्यों का, ठीक है, 28 राज्यों का अपने अपने प्रतिनिधित्व है, ठीक है। और इसी चीज़ को अपन यहाँ पर भी समझेंगे, राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव, ठीक है, इसी सेम चीज़ को वहाँ पर भी समझेंगे। तो लोकसभा मतलब केंद्र की जो गवर्नमेंट है वो जनता का प्रतिनिधित्व कर रही है और राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है वो राज्यसभा कर रही है। तो द्विसदनात्मक व्यवस्था, एक सदन लोकसभा, दूसरा सदन राज्यसभा। वैसे भी आप देखोगे तो दो है, तो आपको कुछ नहीं, संघात्मक। जैसे यहाँ पर देखो दोहरी आपको दिखा, यहाँ पर डुअल दिखा, है ना, यहाँ पर एकल दिखा, एकल दिखा, एकल दिखा। जहाँ पर डुअल दिखेगा, दोहरी दिखेगा, आपको संघात्मक में जाना है, और जहाँ पर आपको एकल 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 दिखेगा वहाँ पर यूनिटरी में जाना है, ठीक है। उसके बाद शक्तियों का विभाजन, अभी इसके जस्ट बाद वाली क्लास में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। अनुसूची में 7वीं अनुसूची है, तो 7वीं अनुसूची में, ठीक है, केंद्र का जो लिस्ट होता है उसको सेंट्रल लिस्ट, ठीक है, 100 है, 61 है और इसमें कुछ 50 या 60 है, ठीक है। सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट, राज्य सूची का विषय और कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, ठीक है। तो देखो शक्तियों का विभाजन, सेंटर अपने इन पर कानून बनाएगा, स्टेट अपने इन पर कानून बनाएगा। फिर यहाँ से समझोगे तो ये अपने हिसाब से जो गाड़ी लेना चाहता है वो ले, एलजी का टीवी लेना चाहता है एलजी का ले, ये अपने हिसाब से जो गाड़ी लेना चाहता है ये ले, ठीक है, दोनों का चलेगा उस परिवार में। तो ये हमको शक्तियों का विभाजन, मतलब देखो इसका भी अपने हिसाब से चल रहा है कि ये अपनी जो गाड़ी लेना पसंद करना चाह रहे हैं, बाइक हो या कार हो, ये अपनी बाइक लेना पसंद कर रहे हैं, दोनों चल रहा है। तो शक्तियों का विभाजन आपको दिख रहा है केंद्र और राज्यों में, ठीक है, तो ये केंद्र और राज्यों में संघात्मक लक्षण की ओर जाएगा, ठीक। उसके बाद इसको बहुत अच्छे से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि बार बार इससे क्वेश्चन पूछता है और थोड़ा सा ना टिपिकल है कि क्यों ऐसा होता है, ऐसा महसूस होता है। तो क्यों तो बुक में नहीं दिया रहता है, बुक में तो यही बस दिया रहता है, तो वो क्यों को बस बता रहा हूँ मैं। संसद में उच्च सदन का होना, अभी जो मैंने बताया था कि बाइकैमरल जो स्ट्रक्चर है, द्विसदनात्मक व्यवस्था है, तो लोकसभा जो है वो जनता का राज्यसभा जो है
वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तो लोकसभा केंद्र में गवर्नमेंट का नियम और कानून बनाती है, राज्यसभा उस पर मदद करती है, तो दोनों मिलकर मदद करके बनाते हैं। तो संसद में उच्च सदन की उपस्थिति, मतलब मान लो हमारा जो छत्तीसगढ़ है उसमें सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। अगर विधान परिषद है कुछ 7-8 राज्यों में, उसको जब पढ़ाएंगे तो उसमें जाएंगे। जैसे अपन जैसे जाएंगे ना, ये लोकसभा का हाउस हो गया, लोकसभा का हाउस हो गया, ये राज्यसभा का हाउस हो गया, ठीक है, और राष्ट्रपति का हाउस हो गया, ठीक है। ये तीनों मिलकर क्या बनाती है? संसद बनाती है, ठीक है। संसद में 3 स्ट्रक्चर, हमारे यहाँ आप आओगे है ना, तो हमारे यहाँ आपको छत्तीसगढ़ में जैसे देखोगे तो आपको सिर्फ विधानसभा ही मिलेगा। विधानसभा एक ही हाउस है जो कानून बनाती है छत्तीसगढ़ के लिए, ठीक है, और राज्यपाल जो इसका अनुमोदन करता है, ठीक। तो अपने को यहाँ पर एक हाउस मिल रहा है, राज्यसभा टाइप का, अपने को विधान परिषद नहीं मिल रहा है। मैं जानबूझ के अभी इसको पढ़ा नहीं रहा हूँ, जिस दिन आएंगे उसको पढ़ेंगे। बस ये आप जानिए कि विधान परिषद हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है, उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में है, जम्मू कश्मीर में था, ठीक है, तो इस टाइप से बिहार में है, ठीक। तो विधानसभा हमारे यहाँ है, यहीं से कानून बन रहा है। लेकिन अपन इसको नहीं पढ़ रहे हैं, अभी इसको पढ़ रहे हैं, और अपन हेडिंग दिए हैं संसद में उच्च सदन। इसको निम्न सदन बोला जाता है, इसको उच्च सदन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? वो उधर के आधार पे है, क्या बोलते हैं, ब्रिटेन के आधार। उसके बाद है संसद में स्वतंत्र न्यायपालिका। अब देखो इसको थोड़ा सा समझो, यहाँ पर आपको केंद्र और राज्य नहीं मिलेगा, यहाँ पर केंद्र और राज्य से भी आपको ऊपर में मिलेगा स्वतंत्र न्यायपालिका। मतलब हमारी जो न्यायपालिका जुडिशरी सिस्टम है, हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है वो केंद्र से स्वतंत्र है। मतलब केंद्र इसकी न तो नियुक्ति करवाता है न तो इसको पद से हटवाता है। अगर इनके जजों को अगर हम लोगों को हटवाना है तो राष्ट्रपति को जो हटाने की जो इम्पीचमेंट, जो महाभियोग की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से हमको गुजार के न्यायाधीशों को हटाना पड़ता है। तो ये स्वतंत्र हैं। केंद्र इस पर न दबाव डालती है और राज्य तो दबाव डाल ही नहीं सकती। जैसे हाई कोर्ट है तो राज्य भी हाई कोर्ट पर ऊपर दबाव नहीं डाल सकती है, ठीक है। तो ये मान लो अगर केंद्र इस पर डोमिनेंस दे रहा है, ठीक है, केंद्र है ना, और अपने हिसाब से चलने की कोशिश कर रहा है और कुछ ऐसे नियम बना रहा है जो राज्य सूची को डोमिनेंट मतलब ये समझिए, अगर राज्य सूची पर बनाना है तो अपन आएंगे कि राज्य सूची पर जो संसद का प्राधिकार है वो एकात्मक लक्षण है। लेकिन यहाँ पर अपन देख रहे हैं स्वतंत्र न्यायपालिका, अगर डोमिनेंसी दिखाता है केंद्र तो यहाँ पर बैठा हुआ है न्यायपालिका, ये न्यायपालिका के पास जा सकता है और अपना बात रख सकता है। तो ये स्वतंत्र न्यायपालिका होना हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के बाद है न्यायिक पुनरावलोकन। मान लो केंद्र कोई ऐसा कानून बनाती है, ठीक है, जो असंवैधानिक, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान के विरुद्ध है, और राज्य तो बनाती, वो बात में आएंगे, अपन तो केंद्र में ही पहुंच ले। तो जो जुडिशरी है ना, वो इसका रिव्यू कर सकती है इस कानून का, और इसका बेस्ट एग्जांपल है 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है, जजों की नियुक्ति संबंधित जो बिल है, ठीक है। उस पर देखो, यहाँ पर मैंने इसीलिए दोनों को साथ रखा है कि जो न्यायपालिका है, जुडिशरी है, वो स्वतंत्र है, और वो स्वतंत्र के साथ साथ इनके द्वारा जो कानून बनाया जाएगा उसका रिव्यू भी कर सकता है। एक दूसरा अपना खुद का भी जो निर्णय है उसकी भी रिव्यू कर सकता है। मैंने आपको बताया था कि बेरूबारी केस में, जब 1960 वाला जो बेरूबारी केस वाला जो मैं बताया था कि प्रस्तावना को वो उसने अंग नहीं माना, फिर 1973 के आपको मैंने भी ये बताया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम संघ राज्य में
उसमें बताया था कि संविधान को अंग भी माना था और संविधान में संविधान की प्रस्तावना को अंग माना था संविधान का, और उसको संशोधन भी किया जा सकता है। उसके बाद 73 में वो जजमेंट आया था, और 73 के बाद 76 में 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के द्वारा 4 शब्द संविधान में जोड़े गए थे, और 3 मुख्य रूप से शब्द जो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, ये मैंने बताया था। तो अब इस चीज को 1 मिनट में बस और रिवीजन कर लो। संविधान की सर्वोच्चता, राज्य, केंद्र और राज्य के लिए फेडरल स्ट्रक्चर, लिखित संविधान नियम बनेगा केंद्र और राज्य के लिए फेडरल स्ट्रक्चर। कठोर संविधान मतलब केंद्र और राज्यों की जरूरत पड़ेगी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में के लिए, तो फेडरल स्ट्रक्चर। दोहरी शासन व्यवस्था, केंद्र और राज्य की दोनों की जरूरत पड़ रही है, दोहरी डुअल गवर्नमेंट, ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर। भाई इसको ऐसे ही समझो ना, ये पानी अपना अस्तित्व रख रहा है, ये पानी अपना अस्तित्व रख रहा है, यहाँ तक नहीं पहुँच रहा, अपना अपना अस्तित्व रख रहा है, ठीक है, तो वो फेडरल स्ट्रक्चर में जा रहा है। केंद्र के पास भी शक्ति, राज्य के पास भी शक्ति। द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था, द्विसदनात्मक लोकसभा राज्यसभा, इसका होना अपने आप में फेडरल स्ट्रक्चर में चल देता है, क्योंकि ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। बार बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, अब तो पूछना भी बंद कर दिया है। शक्तियों का विभाजन, 7वीं अनुसूची, सेंटर अपने बनाएगा, राज्य अपने पास बनाएगा, ठीक है, तो शक्तियों का विभाजन, केंद्र तुम अपने लेवल पे जो विषय है उस पर बनाओ, और राज्य अपने। स्वतंत्र संसद में उच्च सदन की उपस्थिति, अभी समझा चुका हूँ, राज्यसभा की उपस्थिति मात्र ही फेडरल स्ट्रक्चर में आ जाता है। और स्वतंत्र न्यायपालिका, अगर केंद्र और राज्य के ऊपर भी कोई एक बैठा हुआ है, स्वतंत्र न्यायपालिका और इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना ही फेडरल स्ट्रक्चर में जाता है, ठीक है। और न्यायिक पुनर्विचार, अगर केंद्र के द्वारा या राज्यों के द्वारा ऐसा कानून बनाया जा रहा है जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, वो संघात्मक लक्षण में जाता है। अब इसको आप लोगों को कैसे याद करना है वो भी मैं याद करवा रहा हूँ, देखना। इसको जानबूझ के मैंने ऐसा पिरोया है, जैसे अपन किसी माला में अगर किसी उसको पिरोते हैं ना, वैसे ही मैंने पिरोया है। देखो, संविधान संविधान संविधान, ठीक है, याद करने के लिए ट्रिक में नहीं जा रहा हूँ, ट्रिक में जाऊंगा तो वो फिर आप ट्रिक को याद करोगे कि कॉन्सेप्ट को याद करोगे। संविधान की सर्वोच्चता, लिखित संविधान और कठोर संविधान, 3 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। संविधान खुद अपने आप में सर्वोच्च है, लिखित है और कठोर है, ये फेडरल स्ट्रक्चर में जाता है। दोहरी शासन व्यवस्था, द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था, ठीक है, 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा, दोहरी, तो ये 2 वाला तो खैर पूछेगा तो आप फटाक से संघात्मक फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है। शक्तियों का विभाजन, अब देखो यहाँ पर संसद की बात आ रही है, ठीक है, शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची में, ठीक है, शक्तियों का विभाजन है, केंद्र अपने हिसाब से, राज्य अपने हिसाब से, और संसद में उच्च सदन की उपस्थिति, ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं, है ना, 6वां और 7वां, ये याद कर लीजिएगा, इसको कोशिश तो किया था मैंने। और उसके बाद है न्यायालय संबंधित, स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक पुनरावलोकन, मतलब रिव्यू, है ना, जुडिशरी रिव्यू, ये अपने, और इंडिपेंडेंस जुडिशरी, ये अपने आप में संघात्मक लक्षण में जाता है। अब अपन चलते हैं एकात्मक की ओर कि क्यों ये सब चीज़ें संविधान का यूनिटरी लक्षण या यूनिटरी नेचर को बताता है। एकल संविधान, संविधान सर्वोच्च है किसके लिए? केंद्र के लिए, राज्य के लिए, तो वो फेडरल स्ट्रक्चर। एकल संविधान, एक ही संविधान इसके लिए भी और एक ही संविधान इसके लिए भी, तो वो हमारा यूनिटरी लक्षण, मतलब एक ही नियम, जैसे ये परिवार है और एक नियम बन गया है कि रात के 8 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं रहेगा, चाहे वो उस परिवार के हेड के लिए रहे, चाहे उनके बच्चों के लिए रहे, ठीक है। तो एक ही नियम इसके लिए भी, एक ही नियम इन लोगों के लिए भी, तो वो क्या है? यूनिटरी है। 8 बजे मतलब 8 बजे, ठीक है, यूनिटरी लक्षण है वो। उसके बाद
दूसरा एकल नागरिकता, केंद्र की जो मतलब हमारी केंद्र की जो नागरिकता है वही हमारा जो हम हैं इंडियन, ठीक है। एकल नागरिकता यूनिटरी लक्षण है। एकल नागरिकता मतलब केंद्र के ही हमारे पास इंडियन है ना, ना हमारे पास छत्तीसगढ़ होने का कोई नागरिकता। सब चीज़ अमेरिका में अलग अलग है। अमेरिका में भी संघात्मक लक्षण है, लेकिन उसके पास केंद्र के पास अलग नागरिकता है, न्यूयॉर्क वाले लोगों के पास अलग, मैक्सिको वाले अलग, ऐसा टाइप से। वहाँ के 50 राज्य हैं, 50 राज्यों के पास अपनी, तो वो 2 ठोक आधार कार्ड पकड़ के चलते होंगे, ठीक है, कि मैं यहाँ का भी हूँ वहाँ का भी हूँ ऐसा। लेकिन हम सिर्फ एक आधार कार्ड पता करके, तो एकल एकल वैसे भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यूनिटरी एकल न्यायपालिका, एकल न्यायपालिका मतलब इसको समझो, एक न्यायपालिका नहीं, एकल न्यायपालिका मतलब जैसे सिविल कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है। इसका सीक्वेंस मैंने भेजा था आप लोगों को उसमें, है ना, टेलीग्राम में। हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ का यहाँ रिव्यू हो सकता है, रिव्यू मतलब अपील कर सकते हैं, यहाँ ऐसा करके, ठीक है। और अंतिम में कौन है, इसका अपील और कहीं नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो बोला वो फाइनल। अपन 1900, अगर इसमें आऊँ थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होगा, हम लोग 1773 का जो एक्ट पढ़े थे, रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करवाया था, ब्रिटेन से जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उसमें जो सुप्रीम कोर्ट 1774 में एलिजा इम्पे जो सर बने थे, क्या बोलते हैं, न्यायाधीश, वो सुप्रीम कोर्ट का जो अपील है वो प्रिवी काउंसिल, ब्रिटेन में उसकी अपील किया जा सकता है। वो तो अपन गुलाम थे 1773 में, लेकिन अभी जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है ये सिविल है, और इसके नीचे भी है, लोअर कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। यहाँ की अपील यहाँ की अपील यहाँ, और ये अंतिम अपील ही, इसके बाद और कहीं अपील नहीं। इसके बाद संविधान के पास थोड़ी जाओगे, संविधान बोलता थोड़ी है, संविधान के आधार पर ही ये फैसला देता है। तो संविधान तो सर्वोच्च है, लेकिन अपील हम यहाँ से यहाँ बोलते नहीं है, हाई कोर्ट में हार गया यार, मैं अब सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा अपील के लिए, ठीक है, या लेना भाई क्या हुआ, कोई बात नहीं, हाई कोर्ट में तो हारा है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कोई बात नहीं, पैसा सकते, ऐसा बोलते हैं ना। तो बस उसी के लिए, तो वो क्यों है एकल न्यायपालिका। एकल न्यायपालिका मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है, एकल न्यायपालिका मतलब ऐसा, मतलब जब अपन केंद्र कानून बनाता है तो केंद्र के कानून के हिसाब से चलते हैं, और राज्य जब कानून बनाता है तो राज्य के कानून के हिसाब से, और दोनों कानून बनाते हैं अपन, जीएसटी है तो दोनों केंद्र बनाया तो भी अपन चल रहे हैं, शिक्षा पर राज्य बनाता है तो भी हम चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन इधर के हिसाब से चल रहे हैं संघात्मक लक्षण में। यहाँ ऐसा नहीं कि ये वाले कानून को अपन यहाँ अपील करवा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमारा जो ये एकल न्यायपालिका मतलब अपील के आधार पर, आपका चेहरा थोड़ा सा ब्लैंक ये आ रहा है ना, ठीक। एकीकृत निर्वाचन मशीनरी, इसको मैंने उस दिन बताया था कि एकीकृत निर्वाचन मशीनरी मतलब जो सेंटर का जो इलेक्शन कमीशन है, वो अगर उस दिन डिटेल में बताया था, आज शॉर्ट में बता रहा हूँ कि वो लोकसभा का भी चुनाव करवाएगा, है ना, और राज्य में, ये केंद्र में हो गया लोकसभा का चुनाव, और राज्य में विधानसभा का भी चुनाव करवाएगा, ठीक है। तो एक ही इलेक्शन कमीशन है जो वहाँ का भी यहाँ का, यहाँ पर तो आप लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा सांसद, है ना, लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, इसमें भी जा सकते हैं। विधानसभा में जाएंगे तो विधानसभा का एमएलए, विधान परिषद का भी चुनाव वो करवाते हैं। उसके बाद जो नगरीय निकाय या जो नगर पंचायत आते हैं ना, उसमें हमारा जो राज्य का जो इलेक्शन कमीशन होता है वो आता है। लेकिन अभी तो अपन पढ़ रहे हैं एकीकृत निर्वाचन प्रणाली, वो यहाँ का भी चुनाव मतलब केंद्र का भी चुनाव और राज्यों का भी चुनाव करवाता है। तो ये एकीकृत होना किसका लक्षण है, संविधान का एकात्मक लक्षण है। उसके बाद आप देखो, उसके बाद है आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध मैंने आप लोगों को बताया था 3, ठीक है। कुछ अगर ये लगता है, ठीक है, तो केंद्र का जो इन्फ्लुएंस है उस पर्टिकुलर राज्य के लिए रहेगा। मान लो जनरली पंजाब में ज़्यादा लगता था, है ना, खालिस्तान की मांग के कारण से, ठीक है। जैसे अभी झारखंड में लगते लगते बच गया,
ठीक है, वहाँ अविश्वास प्रस्ताव आया था लेकिन वो पास हो गया। ठीक है, अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो कुछ समय के लिए, मान लो जब चुनाव नहीं हो रहा है तब तक के लिए राष्ट्रपति शासन लगाए, या ऐसा कुछ हो रहा है कि संविधान के हिसाब से नहीं चल रहे हैं तो वहाँ 1 साल 2 साल के लिए राष्ट्रपति शासन। तो जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो पूरी की पूरी शक्ति किसके पास चल देती है? इन्फ्लुएंस, देखो पूरी की पूरी शक्ति किसके पास चल दे रही है? तो संसद के पास, मतलब केंद्रीय गवर्नमेंट के पास। तो यूनिटरी लक्षण, ठीक है। इसमें भी जाओगे नेशनल इमरजेंसी में तो भी यूनिटरी लक्षण, ठीक है। और 360 अगर फाइनेंस इमरजेंसी में भी जाओगे तो भी यूनिटरी, जो वो बोलेगा। ये मतलब वहाँ हमारे जो कर्मचारी हैं जो सेंटर के, उनका भी पैसा काटा जा सकता है। इसमें अभी तक लगा नहीं है इसलिए इसमें ज़्यादा चर्चा चलती नहीं है। ये लगा है, ये लगा, इसके तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, है ना, पीएससी में और व्यापम में भरा पड़ा है। ठीक है, उसके बाद है सशक्त केंद्र। कुछ नहीं, यहाँ से समझ लो, ये पावरफुल है, इन लोगों की बात नहीं सुन रहा है, तो पावर किधर है? ऊपर की ओर है, तो यूनिटरी लक्षण है। ठीक है, राज्य अनस्वर नहीं, है ना। देखो 28 राज्य है ना। जब 28 राज्य थे तो 2 जून 2014 में 29वां राज्य बना था हमारा तेलंगाना। लेकिन ये एक राज्य आंध्र प्रदेश से कुछ पोर्शन हटकर बना था, ना कि ये ऐसा नहीं था कि ये अलग देश बन चुका था। तो इसीलिए राज्य अनस्वर नहीं, मतलब अलग देश बनने का नहीं है। ठीक है, एक राज्य को थोड़ा सा काट के उसके नाम में परिवर्तन करके केंद्र कर सकती है। तो केंद्र कर सकती है मतलब यूनिटरी लक्षण है, मतलब राज्य अपने से कुछ नहीं कर सकता। वैसे भी अगर इसमें आप जाओगे ना, आर्टिकल 3 में अगर जाओगे, अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में ही, आर्टिकल 3 में आप जाओगे तो राज्यों का पुनर्गठन है, मतलब राज्य को हम बदल सकते हैं। मतलब जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना, एमपी से हम छत्तीसगढ़ बने, ठीक है, तो ये संसद की साधारण बहुमत से संसद बना सकता है। अगर उस राज्य की मंजूरी ना भी हो तो भी बना सकता है। मतलब जैसे तेलंगाना जो राज्य बना, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश की असेंबली थी, उस समय विधानसभा था, उस असेंबली में तेलंगाना राज्य नहीं बनना चाहिए ऐसा रिजोल्यूशन पास हो गया था। उसके बावजूद भी केंद्र सरकार उस समय तो मनी बिल के रूप में इसको प्रस्तुत की थी संसद में। और ये अभी इसको जब अपन पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। तो अभी तो सिर्फ ये जानिए कि राज्य अनस्वर नहीं, मतलब राज्य बट नहीं सकता है कि अलग से देश बन रहा है ऐसा। ठीक है, तो और अगर जो भी अगर करना है तो वो केंद्र करेगा आर्टिकल 3 के आधार पर। तो ये किस पर जाएगा? यूनिटरी लक्षण पर। ठीक है, उसके बाद राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार। देखो एक आर्टिकल है 249, इस 249 के आधार पर संसद जो है उसका जो उच्च सदन है राज्यसभा, इस 249 के आधार पर राज्य सूची के विषय पर अगर राष्ट्रीय हित का मामला हो तो राष्ट्रीय हित का नेशनल क्या बोलना चाहिए, हित को क्या बोलेंगे, नेशनल जो भी है ना, तो राष्ट्रीय हित का अगर मामला हो तो उस पर राज्यसभा कानून बना सकती है। ठीक है, ये उस दिन समझ में आया था कि नहीं, अभी भी आ रहा है कि नहीं, थोड़ा सा ब्लैंक लग रहा है। देखो समझो, 7वीं अनुसूची जो कल पढ़ेंगे उसमें अपने को 4 लिस्ट मिलते हैं, मुख्य रूप से 3 हैं। उसको सेंटर लिस्ट मतलब केंद्र का, ठीक है, राज्य सूची, ठीक है, समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, इस पर केंद्र बनाएगी, इस पर राज्य बनाएगी, इस पर दोनों बना सकती है। ठीक, अब इस पर राज्य सरकार तो बना रही है, तो कोई इमरजेंसी तो लगा नहीं है। उसके बावजूद अगर केंद्र को लगता है कि राज्य सूची का कोई विषय है उस पर केंद्र को बनाना है, तो राज्य सूची के विषय पर संसद राज्यसभा के माध्यम से 249 आर्टिकल के माध्यम से राष्ट्रीय हित के विषय पर
जो राज्य सूची का विषय पर भी कानून बना सकती है। नहीं तो ये तो अपना काम कर रही है, मेरे पास इतना विषय है, मैं अपना चुपचाप इसमें बनाऊंगा, मैं इसमें बनाऊंगा। लेकिन केंद्र को लगता है, संसद को लगता है कि नहीं, ये राष्ट्रीय हित का इस विषय पर हमको अभी वर्तमान में बनाना है, कोई नेशनल इमरजेंसी नहीं है। उसके बावजूद अगर केंद्र बना रहा है तो फ्लुएंस कहाँ जा रहा है, सबका सब कहाँ पर जा रहा है, राज्य केंद्र के ऊपर। तो वो है यूनिटरी लक्षण, राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार होना। ठीक है। राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यपालों की नियुक्ति मतलब एकदम आसान है इसको समझना। केंद्र अपना एजेंट के रूप में, ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है, गवर्नर की नियुक्ति करता है यहाँ राज्य में। ठीक है। तो देखो ये वहाँ केंद्र में बैठे बैठे सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से राज्य में क्या गतिविधि देख रहा है, तो कहाँ इन्फ्लुएंस कहाँ हो रहा है, बहाव किस रूप में हो रहा है, तो केंद्र के रूप में हो रहा है। ऐसे ही अगर अपन जब जाएंगे अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है, इसको यहीं पर समझा रहा हूँ, तो अखिल भारतीय सेवाएं जो है यूपीएससी के माध्यम से होता है चयन। ठीक है, आप जानते होंगे जो आईएएस आईपीएस वगैरह चुनते, आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, तो ये जो चुनते हैं ये राज्य के कैडर के रूप में, राज्य में जैसे बोलते हैं ना कि मेरे को छत्तीसगढ़ कैडर मिला, तो वो छत्तीसगढ़ कैडर के रूप में ही, जैसे आप देखेंगे कि टीना डाबी जब फर्स्ट रैंक आई थी तो वो चाह रही थी कि मैं हरियाणा कैडर ही लूँ क्योंकि मेरा घर पास है, लेकिन उसको मिला राजस्थान कैडर। तो केंद्र से चुना गया है यूपीएससी के माध्यम से, और काम कहाँ कर रहे हैं, राज्य में कर रहे हैं, और इनका ट्रांसफ़र बस राज्य सरकार कर सकती है, इसको हटा नहीं सकती है। ठीक है, ट्रांसफ़र है, सस्पेंशन है, इसको हटा नहीं सकती है, तो केंद्र ही हटा सकती है। तो फ्लुएंस कहाँ हुआ, देखो इसी के माध्यम से समझो ना, एजेंट के रूप में। हालांकि ये एजेंट के रूप में नहीं, ये एजेंट के रूप में है, लेकिन केंद्र से आईएएस अधिकारी लोगों को भेजा जाता है राज्य में, तो केंद्र से भेजा जा रहा है, तो यूनिटरी लक्षण हो गए। ठीक है, ये अंतिम वाला। उसके बाद है राज्य विधेयक पर वीटो। देखो इसको समझो, राज्य विधेयक पर वीटो मतलब राष्ट्रपति है केंद्र में, ठीक है, राज्यपाल है राज्यों में, ठीक है, और राज्यों में है विधानसभा। तो इस विधानसभा से पारित बिल जो है उस पर ये वीटो लगा सकता है। वीटो के साथ साथ इस पारित बिल को सुरक्षित रख सकता है, किसके पास के लिए, केंद्र के पास के लिए। ठीक है, देखो इधर विधानसभा से पारित बिल को राज्यपाल वीटो भी लगा सकता है, मतलब फिर से विधानसभा को भेज सकता है कि इस बिल पर मेरे को आपत्ति है। ठीक है, चाहता है तो अपने पास रख भी सकता है, वो जो जेबी वीटो वाला कॉन्सेप्ट है वो। ठीक है, और राज्यपाल 101 आर्टिकल के माध्यम से, 2015 प्री का क्वेश्चन है, 101 माध्यम से कोई भी राज्य विधानसभा की बिल को सुरक्षित रख सकता है प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, तो फ्लुएंस कहाँ हुआ, ऊपर की ओर हुआ, केंद्र की ओर हुआ, इसलिए यूनिटरी लक्षण। ठीक है, और राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव, इसको उस दिन भी हड़बड़ी में समझाया था। इसको देखो, मैंने ये बताया था कि जो इधर 7 सिस्टर हैं, ठीक है, ये जो 7 सिस्टर हैं, है ना, तो कुछ के पास राज्यसभा मतलब उच्च सदन, ठीक है, कुछ के पास 1 है, कुछ के पास 2 है, कुछ के पास 1, अधिकतर के पास तो 1 ही है। ठीक है, असम के पास 2 है शायद। ठीक है, तो देखो हमारा ये जो अपन ये नहीं देखते हैं भारत का, तो ये वाला जो 7 सिस्टर बोलते हैं इसको। ठीक है, इसीलिए मैं बोला था कि वो इंडिया मैप अपने उसमें रखना है ऐसा करके। ठीक है, तो देखो हमारा हम यूपी में सबसे अधिक राज्यसभा की सीटें हैं, कितनी हैं, 31। ठीक है, लगभग पहुंच गए थे। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 5। ठीक है, और मान लो कि त्रिपुरा में कितनी है, 1।
मतलब देखो असमान है, डिफरेंस है। तो यहाँ का एक व्यक्ति राज्यसभा में बैठ के इस राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा, तो एक व्यक्ति बोलेगा अगर राज्य का प्रतिनिधित्व करना है राज्यसभा में तो यूपी के लिए 31 लोग बोलेंगे। तो ये क्या हुआ, आपका बहाव फिर से केंद्र की ओर गया। मतलब केंद्र ने पूरा बंटवारा नहीं किया है, असमान किया हुआ है। और इसी को अगर आप जैसे अगर मान लो कि वहाँ अगर आप अमेरिका में जाओगे तो प्रत्येक सीनेट बोलते हैं, यहाँ हमारा यहाँ राज्यसभा है, वहाँ सीनेट बोलते हैं। तो प्रत्येक सीनेट में 2 मेंबर, 2 प्रतिनिधि, 2 रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो 50 राज्य हैं, मतलब 100 रिप्रेजेंटेटिव, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो दो लोग ही बोलेंगे। चाहे आप एकदम बड़ा है न्यूयॉर्क, तो तो भी 2 लोग ही बोलेंगे वहाँ के सीनेट में कि हमारे यहाँ ये तकलीफ़ है। लेकिन हमारे यहाँ अलग अलग है। तो ये बंटवारा हुआ है संविधान के आधार पर। तो ये जो है, इसकी बात सुनना नहीं सुनना केंद्र के ऊपर है, उस संसद के ऊपर है। तो इन्फ्लुएंस, ये जो बहाव जो जाता है वो केंद्र की ओर जाता है, इसलिए ये एकात्मक लक्षण की ओर आएगा। ठीक है, अब इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको लग रहा होगा तो आप मेरे को बताओ। और यदि मान लो कि नहीं समझ में आ रहा है तो अपने आप से बस पूछना, जब क्लास में बैठे, जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे रहो, कि कोई भी चीज़ देखो, इसके बाद तो 13, 14, 15, 16, 17 हो सकता है। ठीक है, अधिकतर चीज़ें ये हैं। लेकिन उसके बाद भी मैं ये बता दूं कि आपको ये मानना है कि भारत, ठीक है, वो संघात्मक लक्षण में आता है, जिसका झुकाव जो है वो एकात्मक है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर ये 13 ठोक ज़्यादा है तो एकात्मक अधिक है, संघात्मक ना। फेडरल स्ट्रक्चर है जिसका झुकाव यूनिटरी के रूप में आता है। और इस जो फेडरल स्ट्रक्चर को हमने अपनाया है कनाडा से, ना कि अमेरिका से। तो इससे नहीं अपनाया है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ भी फेडरल स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ भी, लेकिन हमने जो अपनाया है वो कनाडियन फेडरल स्ट्रक्चर को अपनाया। तो ये होती है इसकी पूरी कहानी ख़त्म। ठीक है, अगर आपको एग्ज़ाम में आता है तो आप जो भी आएगा कि जब जोड़ी बनाओ या जो भी आता है, तो राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार ऐसा नज़र आ गया या राज्यपालों की नियुक्ति ऐसा आ गया, तो आपको ये इमेजिन करना है कि ऐसा होने से क्या केंद्र के पास पावर जा रहा है क्या। जब केंद्र के पास पावर जाएगा तो आपको यूनिटरी लगाना है। जब केंद्र अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ऐसा फील हो रहा है, तो आपको संघात्मक फेडरल लगाना है। बस यही उस समय इमेजिन करिएगा। ठीक।